जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के वीडियोस में हम लोग बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी के अंग्रेजी विषय के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड सीरीज होगी है। इसके पहले 3-4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं। अगर आप लैंग्वेज टीचर यानी भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। इस चैनल की प्लेलिस्ट जो बिहार एसटीईटी इंग्लिश नाम से होगी, वहां जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसकी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी आंसर के साथ में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2023 एसटीईटी यानी जो माध्यमिक पात्रता परीक्षा का कैलेंडर है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है और आपका फरवरी से हो सकता है प्रोबेबली नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप ऑनलाइन आवेदन दे पाएंगे। आज शाम में मैंने एसटीईटी इंग्लिश विषय को लेके एक वीडियो अपलोड किया है जो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 2011 से लेकर के 2019 और 2020 के प्रश्नों में जो पूछे गए सवाल थे आपके, उसके एनालिसिस के हिसाब से एक सिलेबस तैयार किया गया है। क्योंकि यह तो तय है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है यानी बिहार बोर्ड आपका कोई भी एक तय सिलेबस नहीं जारी करने वाला इस बार भी। पिछले सालों की तुलना में बात करें, 2011 में भी आप उसने बोला था कि ग्रेजुएट लेवल पे आपके एग्जाम होंगे और 2019 और 20 में भी यही हाल रहा था। उन्होंने बस ये कह दिया था कि ग्रेजुएट लेवल पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आपके एग्जाम क्वेश्चन आपके ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से आने वाले हैं, पर पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पे कुछ क्वेश्चन आपको नेट जेआरएफ लेवल के भी थे। तो इसलिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आप इसको आसान मान के बिल्कुल नहीं चल सकते। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने चलने वाली आपकी जो एससीईआरटी की किताबें होती हैं, कक्षा 9 और 10 में आपको 4 किताबें पढ़नी होंगी। इसी तरह 11 और 12 में 3-4 किताबें वहाँ भी हैं। टोटल मिल करके आपको 6-7 किताबें पढ़नी है, जो सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक हैं, है ना। और अभी इसी तरह इसमें वक्त लग जाएगा, तो अभी से आप इसी वक्त से लग जाएंगे तो एक अच्छे स्कोर की तरह हम लोग बढ़ पाएंगे और अपनी एक सीट जो है वो सिक्योर कर पाएंगे। बिल्कुल डिफरेंटली हमको एक ही सीट से मतलब है ना। तो चैनल पे नए आने वाले सभी साथियों का मैं स्वागत करूंगा और आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बगल में बेल आइकन होता है जिसको दबाएंगे आप, 1 घंटे की तरह से होगा, ताकि हमारी तरफ से अपलोड किए जाने वाली महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच पाएगी। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं। मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे। तो हम इसके पहले 80 क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे 3-4 वीडियोस में। तो 20-20 15-20 करके वीडियोस अपलोड की गई थी। तो यहाँ पे 81 से आज हम शुरू करने वाले हैं। आप पहले हमारा 81 का क्वेश्चन है, जॉन डॉन द रिनोड लिरिसिस्ट बिलोंग टू। तो ये बताना है आपको कि जॉन डॉन जो थे वो किस एज से थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका द एलिजाबेथन एज जो है, इससे बिलोंग करते थे हमारे जॉन डेन। तो 81 का आंसर नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर वो करेक्ट हो जाएगा। जॉन डॉन बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज। 82 देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ एलिजी इज लेसिडास। तो लेसिडास जो है आपकी पास्टोरल एलर्जी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। लेसिडास इज अ पास्टोरल एलर्जी। अब ये पैस्टोरल एलर्जी क्या होती है, कन्वेंशनल एलर्जी क्या होती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली हम लोग आने वाली वीडियोस में इन सारे एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि चैनल पे विजिट करने वाले जो नए साथी हैं, जो अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि इतनी डेफिनेटली ये तो तय है कि आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा है और आप सही सोर्स से अपनी पढ़ाई करें और लिमिट सोर्स को रखें और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, तो आपकी वो जो है बाकी प्रैक्टिस के लिए मेरी तरफ से आपको हेल्प रहेगी। मैं एक एक चैप्टर 9th 10th 11th और 12th से आपको कराऊंगा एमसीक्यूज जो भी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और जो डिट्टो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। हालांकि एग्जाम में किताबों से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। 2011 में जो एसटीईटी हुआ था उसमें आपके भर के प्रश्न पूछे गए थे, यानी 30 क्वेश्चन आपके सिर्फ टेक्स्ट बुक से थे। बाकी आपके 50 क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन थे और आपके 20 क्वेश्चन जो बचे थे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के थे। पर इस बार का एग्जाम पैटर्न बहुत आपका डिफिकल्ट था, बहुत डिफरेंट भी था और डिफिकल्ट भी था। तो हमें देखना पड़ेगा कि 2023 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हों, ताकि अपनी तरफ से हम कोई कसर कोई कमी ना छोड़ें। तो हम 82 देख चुके थे। लेसिडस जो है आपकी पेस्टोरल एलर्जी है। 83 देखेंगे, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। तो मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, इसका मतलब आपको बताना है
तो इस ये आप पूछ रहा है आपका कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइंस। ऊपर दिए गए जो आपके लाइन है उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ये एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच में का एक एग्जांपल देखेंगे। द फैमिलियर फ्रेज मैन proposes गॉड dispose इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस। मींस इसका मतलब ये है कि पीपल कैन मेक प्लान्स एंड गॉड डिटरमाइंस हाउ थिंग्स विल टर्न आउट। यानी लोग जो है प्लान से बना सकते हैं, इंसान का काम जो है वो सिर्फ योजना बनाना है, लेकिन करना क्या है, होना क्या है, ये गॉड पे डिपेंड करेगा, भगवान पे डिपेंड करेगा, अल्लाह पे डिपेंड करेगा। ह्यूमन बींग्स कैन मेक एनी प्लान्स दे वांट, यानी इंसान जो चाहे वो प्लान बना सकते हैं, बट इट्स गॉड दैट डिसाइड्स देयर सक्सेस और फेलियर। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं उनको डिसाइड करना होता है कि उनको सक्सेस देनी है या फेलियर देना है। तो ये हमारा 83 का ऑप्शन नंबर बी जो है एंटीथेसिस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 देखेंगे। फ्रैटिलिटी द नेम इज वुमेन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज द अबव लाइन ऑक्योर। तो फ्रैटिलिटी आपका फ्रैलिटी द नेम इज वुमेन, ये किस शेक्सपियर के प्ले से लाइन उठाई गई है, ली गई है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपकी हैमलेट से उठाई गई है। फ्रैलिटी द नेम इज वुमेन, ये लाइन जो है आपकी हैमलेट से उठाई गई है, हैमलेट से ली गई है। 85 में देखिए, इन विच वर्स फॉर्म इज टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड रिटन। तो ये आपसे पूछ रहा है सवाल कि किस वर्ष में टी.एस. एलियट का जो है द वेस्टलैंड लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो 85 में हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम। द वेस्टलैंड जो है आपका, ये जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई थी, इट इज़ एन इन्फ्लुएंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल 435 लाइन पोएम। ये एक प्रभावित करने वाली और एक तरह से कह सकते हैं आपकी जो एक्सपेरिमेंटल होती है उस तरह की एक कविता है, जिसमें 435 टोटल लाइंस है। एंड इट इज़ रिटन बाय थॉमस स्टेरन एलियट, जो टी.एस. एलियट हैं आपके, उनके द्वारा लिखी गई है। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1922। तो 1922 में पहली बार इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो 85 का हमने देख लिया है। 86 हम देखेंगे। ड्राइडेंस मेजोरिटी ऑफ वर्क्स आर सीन इन। तो ड्राइडेंस के ज़्यादातर जो वर्क हैं, जो उनकी लिखावटें हैं, जो उनके क्रिएशंस हैं, वो किस में लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपको उनका होगा, ये हीरोइक कॉपलेट जो है, इस डिज़ाइन से, इस पैटर्न से इन्होंने अपनी मेजोरिटी ऑफ द वर्क्स जो ड्राइडेंस के हैं वो लिखे गए हैं हीरोइक कॉपलेट में। तो ये आप याद रखेंगे, ड्राइडेंस मेजोरिटी ऑफ वर्क्स आर सीन इन हीरोइक कॉपलेट। तो 86 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। 87 देखेंगे। द वेस्ट लैंड इज कंपोज्ड बाई। तो ये द वेस्ट लैंड किसके द्वारा कंपोज की गई है, ये आपको बताना है। सॉरी, थोड़ा सा आज गले में खराश है मेरी, तो इस वजह से आवाज़ में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो द वेस्ट लैंड किसके द्वारा कंपोज की गई है, ये आपको बताना है। 87 में है हमारा, द वेस्ट लैंड इज अ पोएम by T.S. Eliot, widely regarded as one of the most important poems of the 20th century and a central work of modernity poetry। तो ये टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई द वेस्टलैंड जो है एक पोएम है, जो काफ़ी ज़्यादा इसको वार्डली रिगार्ड किया जाता है, माना जाता है एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ 20th सेंचुरी। यानी 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण जो कविताएं रही हैं, पोएम्स रही हैं, उनमें से एक इसको माना जाता है। तो हमारा ये आंसर इसका 87 का हो जा रहा है, टी.एस. एलियट। 88 देखिए ज़रा। हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो ये आपको चौसर को इंग्लिश पोएट्री का फादर कहा जाता है, ये आप सभी वाकिफ होंगे इनसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बहुत सारे टेट और स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न आपके। और इवन मैंने अभी रिसेंटली एमए इन इंग्लिश का पेपर दिया था, तो उसमें भी हमारा ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया हुआ था। तो 88 में हमको देखना है, जॉन ड्राइडन जो हैं इन्होंने कहा था आपके 88 देख रहे थे ना हम लोग, हाँ जी। तो जॉन ड्राइडन जो हैं इन्होंने ही कहा था जेफरी चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इसमें एर्नोल्ड दिया है, स्पेंसर है, सिडनी है, बट जॉन ड्राइडन नहीं है। तो नॉन ऑफ दीज जो है ऑप्शन, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि जो जेफरी चौसर को इंग्लिश पोएट्री का फादर, पितामह किसने कहा था, तो जॉन ड्राइडन ने कहा था इनको।
89 देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट पोएट ल्यूरिट इन इंग्लैंड। तो पहला पोएट और ल्यूरिट इंग्लैंड में कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये आपके जो थे 89 में बेन जेंसन को कहा जाता है फर्स्ट पोएट ल्यूरिट इन इंग्लैंड। तो इसका आप याद रखेंगे 89 का सी, बेन जॉनसन वाज द फर्स्ट पोएट ल्यूरिट इन इंग्लैंड। 90 देखिए, कावर्ड्स डाइज मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी कि जो कायर होते हैं बहुत बार मरते हैं अपनी मृत्यु के, बट आपका जो वैलियंट होते हैं, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। जो वैलियंट होते हैं यानी कि जो साहसी लोग होते हैं, वो अपनी मृत्यु के समय ही मरते हैं, वो बार बार नहीं मरते हैं। पर जो कावर्ड होते हैं, जो कायर होते हैं, वो आपके बार बार मरते हैं, इवन अपनी मृत्यु के पहले भी। तो ये आपको बताना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये जो ऊपर की लाइन्स हैं ये कहाँ से उठाई गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, ये आपको बताना है। कावर्स डाइड मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो ये आपका जो पंक्ति है वो आपकी जूलियस सीजर के जो आपकी वो है उससे ली गई है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जूलियस सीजर, जो आपका कॉवर्ड्स डाइज मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो ये आप 90 का सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे। 91 देखिए, द रैप ऑफ द लॉक इज रिटन बाई, ये द रैप ऑफ लॉक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपके प्रश्न पूछने वाले हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितने सारे प्रश्न आपके सिर्फ बुक और ऑथर से पूछे गए हैं, किस किताब को, किस पोएम को किसने लिखा है। इस तरह के प्रश्न काफी सारे पूछे हैं। आपको एग्जाम पैटर्न देख करके अंदाजा हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर कैसे के नज़र में कैसे प्रश्न जो है ट्रेंडिंग में है। तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करने के बाद ही पता लगता है। तो द रैप ऑफ लॉ की जो है ये आपका रिटन है किसके द्वारा, 91 में हमारा अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा ये लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। 92 देखिए, चूज द ऑड वन। तो इसमें आपको ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट, ये आपके जो हैं ये तीन ट्रेजेडीज हैं। पर जो आपका द टेम्पेस्ट है ये आपका एक प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो ऑड पूछ रहा है यानी इन तीनों से अलग कौन सा है, तो द टेम्पेस्ट आपका अलग हो जा रहा है, जो कि एक आप क्या है आपका, द टेम्पेस्ट इज अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, while Othello, King Lear and Hamlet is tragedies। 93 देखेंगे, if was composed by। तो if जो है वो किसके द्वारा कंपोज की गई है, तो if जो है आपका रुडर्ड किपलिंग के द्वारा कंपोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। रुडयार्ड किपलिंग जो है इसके कंपोजर हैं if के। रुडयार्ड किपलिंग if याद रखेंगे आप। 94 में अ सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ, ये जो आपकी सोनेट होती है ये कितनी लाइंस में लिखी जाती है। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं ये 14 लाइंस की जो सोनेट होती है वो हमेशा 14 लाइंस की होती है, ये आप याद रखेंगे। अब 95 में देखिए, कैंटरबेरी टेल्स जो है आपकी, कैंटरबेरी टेल्स कितने मतलब यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, द कैंटरबेरी टेल्स हैज हाउ मेनी पिलग्रिम्स, इसमें कितने पिलग्रिम्स हैं, आपको डैश पिलग्रिम्स के में आपकी फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कितने नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हैं कैंटरबेरी टेल्स में। तो आपके ये टोटल इसमें 29 पिलग्रिम्स हैं, ये आप याद रखेंगे, कैंटरबेरी टेल्स में 29 पिलग्रिम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ ड्रामा, ये इनमें से आपको किस पीरियड को द ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ ड्रामा कहा गया है, किस एज को यहाँ पे बात हो रही है, रोमांटिक एज, जैकोबियन एज, रेस्टोरेरियन एज या फिर एलिजाबेथन एज। तो 96 में आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। एलिजाबेथियन एज जो है आपकी उसको द ग्रेटेस्ट पीरियड ऑफ ड्रामा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द ईयर, किस वर्ष में विलियम शेक्सपियर की पैदाइश हुई थी, किस वर्ष ये पैदा हुए थे, ये आपको बताना है। तो 97 में आपका 1564 जो एज है जो साल है 1564, इस साल में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो 1564 विलियम शेक्सपियर बोर्न, ये आप याद रखेंगे।
98 में देखिए, हु इज द राइटर ऑफ गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो इसको आपको बताना है कि गॉड गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर आपके हैं, हमारा 98 देख रहे थे ना हम, तो विलियम कॉपर इसके राइटर हैं। विलियम कॉपर हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। तो ये हमारा 98 का करेक्ट हो जाएगा। हु इज टर्म्ड एज द हार्बिंजर ऑफ नेचर। तो आपके हार्बिंजर ऑफ नेचर किसको कहा गया है, ये आपको बताना है 99 में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो रहे हैं, इनको आपका हार्बिंजर ऑफ नेचर कहा गया है, नेचर के कवि हैं। इनकी सारे क्रिएशन में इनकी जो भी लिखावटें रही हैं उसमें हमेशा प्रकृति का इन्होंने जिक्र किया है, चाहे वो पहाड़ हो, नदियाँ हों, समंदर हो, झील हो, तालाब हो, फूल हो, इस तरह के चीज़ों का हमेशा प्रकृति के करीब रहे हैं, एक उनसे जुड़ाव रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो द हार्बिंजर ऑफ नेचर आपका वर्ड्सवर्थ को कहा गया है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, आपका अंतिम तो नहीं कह सकते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि हमारे इसके बाद 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम 100 देख लेते हैं। ये 20-20 कराने का पर्पस मेरा ये है, चाहता तो मैं एक बार में ही 150 क्वेश्चन आपको इंग्लिश करा देता, पर आराम से करें, चीज़ों को समझ के करें, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाँ, हमारा 100 क्वेश्चन है। आज का लास्ट प्रश्न है, हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो आपका टीबी से किसकी मृत्यु हुई थी, ये आपको बताना है, ट्यूबरक्लोसिस से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है जॉन किड्स जो है, डी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये टीबी से किड्स की मौत हो गई थी। तो आज का हमारा 100 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई होगी अथवा सेशन आपके काम का लगा होगा तो लाइक करके बताएंगे, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका लाभ मिल सके। और आज की वीडियो के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं, और दोबारा से कल मिलेंगे एक नई सीरीज़ के, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। जो 20 प्रश्न हमारे बच गए हैं उसके बाद दोबारा से हम लोग कुछ और भी हमारे अलग अलग शिफ्ट के पेपर बचे हुए हैं, जिनको हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं जो भी ऑनलाइन एग्जाम होता है वो सेंट्रलाइज उसके नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं मार्किंग करने के। तो अलग अलग शिफ्ट के जो एग्जाम हुए थे उनके मार्क्स अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग वैरी किया था। तो वो सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं मेरे पास में, और मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि वो सारे प्रश्नों को ऐसे ही छोटे छोटे सीरीज में आपके साथ में सॉल्व कराया जाए। तो एक सजेशन मुझे ये चाहिए होगा, क्या आप किस तरह से चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे 10-15 क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू की जाए, या एक ही बार में 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर में है, आपका जो सजेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोबारा से एक नई वीडियो के साथ में, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में जो डेफिनेटली आपके लिए काम की होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।